गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में 4.6 का थ्योरी बताए थे और उस पर वर्कआउट का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो एक्सरसाइज में हमको लगता होगा जो आप लोग सब क्वेश्चन बना लिए होंगे, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, तो हम अपने स्तर से आज वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे जिसमें आप लोगों को कठिनाई हुई होगी बनाने में। जैसे कि कुछ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सब टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो प्रत्येक टाइप से हम जो क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें एक दो क्वेश्चन करके बना देंगे जिससे कि आपको सहूलियत होगा बनाने में। जैसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन इस 1 से लेकर 6 तक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कह रहा है प्रत्येक क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको संगत और असंगत चेक करना है। मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू या एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकालना है, सिर्फ चेक करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हम थ्योरी में बताए थे जो कंसिस्टेंट कैसे होता है, इनकंसिस्टेंट कैसे होता है। कंसिस्टेंट का हिंदी होता है संगत। कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंट या संगत होती है, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो उस स्थिति में उसका सॉल्यूशन होता है अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 हो जाता है तो उस स्थिति में असंगत, इनकंसिस्टेंट होता है और कोई हल नहीं होता है। तो ये सारा चीज़ थ्योरी में हम बता दिए हैं पिछले वीडियो में। अगर आप नए प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो पिछला वीडियो देखिए, उसमें थ्योरी क्लियर हो जाएगा। थ्योरी देखने से स्पष्ट हो जाएगा जो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, फिर ए इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं, कैसे सवाल सॉल्व करते हैं, सारा चीज़ का डिटेल्स दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जो सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, संगत और असंगत को चेक करना है। तो जैसे दिया गया इक्वेशन रहेगा तो इस तरह से इक्वेशन में आप ए एक्स बी को क्लियर कर लीजिएगा। ए जो होता है, ए एक मैट्रिक्स होता है जो कि दिए गए इक्वेशन के चर एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है। एक्स वाई का क्या होता है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट गुणांक, जैसे एक्स का गुणांक 1 है, वाई का गुणांक 2 है, तो 1 और 2 लिखेंगे फर्स्ट रो में। सेकेंड इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो है 2 3, तो 2 3 लिखेंगे। एक्स होता है जो इक्वेशन में वेरिएबल दिया हुआ रहता है, वो एक्स वाई दिया हुआ है तो एक्स वाई लिखेंगे। यू भी रहेगा तो यू भी होगा, जो रहेगा वो देना है। और बी जो होता है वो आरएचएस में, मतलब इक्वेशन के बाद जो रहता है वो बी होता है 2 3, तो 2 3। अब यहाँ डिटर्मिनेंट निकालना है। ए निकालने के बाद इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है ये मैट्रिक्स बदल जाएगा डिटर्मिनेंट में। इसको सॉल्व करेंगे 1 × 3 तो 3 हो गया, माइनस 2 × 2 क्या हो गया 4। 3 में से 4 जाएगा -1 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो जब ये 0 के बराबर नहीं है तो क्लियरली डिटर्मिनेंट है डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे ही डिटर्मिनेंट है 0 नहीं हुआ, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अर्थात दिया गया समीकरण निकाय क्या है? संगत है। अगर ये 0 होता तो दिया गया समीकरण निकाय क्या होता? असंगत। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं आप 1 से लेकर 6 तक सारा सवाल आपसे बनेगा। अब हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आगे 1 से 6 तक का सेम क्वेश्चन था, संगत असंगत वाला। अब 7 से लेके जो क्वेश्चन है 15 तक, तो वो भी क्वेश्चन सेम ही है, एक तरह का क्वेश्चन है। तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन वर्कआउट में बता दिए थे। और फिर भी ये 11 नंबर का क्वेश्चन हमको लग रहा था अलग टाइप का है, उसमें बटे वाला इस तरह से दिया हुआ था, इसलिए इसको सॉल्व किए। तो ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है 2x + y + z = 1। दूसरा इक्वेशन है x - 2y - z = 3/2। तो पहले इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 4y - 2z = 3, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन है 3y - 5z = 9। इसमें x वाला टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है तो a मालूम करना है, b लेना है, x लेना है। तो a जो होता है xyz मतलब का कोफिशिएंट होता है। तो xyz का कोफिशिएंट 2 1 1, 2 1 1। इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 2 - 4 - 2, तो 2 - 4 - 2। इसमें देखिए x नहीं है, जो टर्म जो वेरिएबल नहीं रहेगा उसका कोफिशिएंट 0 डालना है, याद रखिएगा। इसमें x नहीं है, 0 डाल दिए। y का कोफिशिएंट 3, z का कोफिशिएंट -5। x जो वेरिएबल दिया हुआ है उसका सेट होता है तो xyz तो xyz। b होता है RHS का, इक्वेशन का जो RHS पार्ट होता है वो तो 139। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किए हैं तो डिटर्मिनेंट R1 से तोड़िए या R2 से या R3 से या C1 से C2 से C3, किसी से भी एक्सपेंड करेंगे तो वो वैल्यू सेम आता है। आपको बार बार हम बता रहे हैं इस चीज़ को। तो R1 से एक्सपेंड किए हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2 × इसके सामने का रो कॉलम समाप्त, 5 चौके 20 -+6। ये नेगेटिव होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है तो -1 × इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त, -10 -+ 0।
इसको -0 भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, +0 भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये +1, इसके सामने का रो कॉलम समाप्त, 3 दूनी 6 -0, तो यहाँ माइनस माइनस +0 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए +0, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब इसको सॉल्व किए तो 52 10 6 जोड़ने के बाद 52 10 62 6 68, अर्थात ये 0 के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एक नया अवयव बनाते हैं जिसका ट्रांसपोज जो होता है वो एडजॉइंट, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट है, तो अब एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट निकालने के लिए एक नया अवयव बनाते हैं जिसका एलिमेंट दिए गए मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। तो एक नया मैट्रिक्स सी लिखे हैं और सी इक्वल टू अवयव ए के अवयवों के सहखंडों का अवयव, क्योंकि यहाँ बी पहले से है इसलिए सी लिए हैं। तो अब ए का कोफैक्टर मालूम करना है, इसका कोफैक्टर निकालने के लिए अगर परेशानी हो रही है तो कॉल कीजिए, हम समझा देंगे, या अगर कोई परेशानी नहीं है तो कोई दिक्कत। देखिए इसको, ये इसका निकालना है, पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर निकालना है 2 का, तो ये प्लस में आएगा, इसके सामने का रो और ये कॉलम को समाप्त कर देंगे, 5 6 के 20 माइनस माइनस +6, तो 5 20 +6, मतलब किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं तो उसके सामने का रो कॉलम को हटा दीजिए, उसके बाद जो रेस्ट एलिमेंट बचता है जैसे डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कीजिए और प्लस माइनस साइन के साथ लिख दीजिए, वो हो जाता है कोफैक्टर। जैसे 1 का मालूम करना है तो माइनस होगा, इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त, -10 +0, देख लीजिए। ये 1 का मालूम करना है तो ये कहाँ है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, प्लस इसके सामने का रो कॉलम समाप्त, 3 दूनी 6 +0, 3 दूनी 6 और +0, देख लीजिए है। अब इसका निकालना है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का, तो माइनस होगा, इसके सामने का रो कॉलम समाप्त, तो -5 -3, देख लीजिए। इसका निकालना है तो प्लस में आएगा, इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त, -10 -0, फिर इसका निकालना है माइनस में आएगा, इसके सामने का रो कॉलम खत्म, 3 दूनी 6 -0, फिर इसका निकालना है प्लस में आएगा क्योंकि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसके सामने का रो कॉलम समाप्त, -2 +4, इसका निकालना है तो तीसरा रो दूसरा कॉलम माइनस, तो -4 और फिर ये प्लस -2, फिर एक इसका निकालना है तो तीसरा रो तीसरा कॉलम प्लस, इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त, -8 -2, देख लीजिए। इस तरह से कोफैक्टर निकाल लिए। अब इसको सॉल्व करके ये लिखे एलिमेंट, अब जो एडजॉइंट निकलेगा इसका ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स मानते हैं उसका ट्रांसपोज जो होता है वो एडजॉइंट होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ सी, तो ये रो बदल जाएगा कॉलम में या कॉलम बदल जाएगा रो में, देख लीजिए। तो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है 68 और एडजॉइंट ए का ये वैल्यू यहाँ हम लिख दिए। अब ए इनवर्स निकालने के पश्चात अब एक फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स मालूम है, यहाँ बी मालूम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन बनाना, और अगर पूछता है तो 5 नंबर में पूछेगा। अगर आप प्रथम बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल से आप जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पढ़ाई पसंद हो गया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और घर बैठे आप संपूर्ण तैयारी कर लीजिएगा। अब इसमें क्या करना है, ए इनवर्स मालूम हो गया है, अब इसमें गुना करेंगे बी से, इसमें गुना करेंगे बी से। अब देखिए कैसे गुना करते हैं। अब देखिए x का वैल्यू होता है a इनवर्स इंटू बी, तो a इनवर्स देखिए इतना निकला, b का वैल्यू है 139। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 26 इंटू 1 26, 8 इंटू 3 24, 2 इंटू 9 18, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 10 इंटू 1 10, -10 इंटू 3 -30, 6 इंटू 9 54। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 1 6, -6 इंटू 3 -18, -10 इंटू 9 -90। अब क्या किए हैं, ये जो है 1/8 से डिवाइड होगा, ये 68 से डिवाइड होगा, सबको ऐड कीजिएगा तो 68 34 -102। अब ये इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के पश्चात ये वैल्यू आएगा, तो ये x का वैल्यू है XYZ और ये आया है 1/2 -3/2। तो अवयव की समानता से इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से x होगा 1, y होगा 1/2, z होगा -3/2। इस तरह से इसका आंसर प्राप्त हो गया 1 1/2 और -3/2। तो अब हम उम्मीद करते हैं वहाँ जो है आपको 7 नंबर से 15 नंबर तक सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब है एक लैंग्वेज प्रॉब्लम 16 नंबर का, उसको देखिए कैसे हम बनाते हैं। देखिए इसमें 7 से लेके 15 तक एक तरह का क्वेश्चन है,
तो आप बनाइएगा। 15 नंबर में क्या कह रहा है, इस तरह का तो अब बनेगा, उधर जितना बना दिए 7, 8, 9 ये सब टोटल क्वेश्चन बनेगा। 15 नंबर में है ए दिया हुआ है, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा। ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो निकालना है, एडजॉइंट निकालिएगा और उसका ट्रांसपोज लीजिएगा, डिटर्मिनेंट से भाग दीजिएगा तो ए इनवर्स निकल जाएगा। और वो ए इनवर्स का प्रयोग करना है जो इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, इसमें इक्वेशन में भी ए का वैल्यू निकालिएगा तो जो दिया हुआ है उतने के इक्वल होगा, तो उसी ए इनवर्स का प्रयोग कर देना है इसमें। बी हो जाएगा 11 माइनस 5 और 3 दोनों को गुना कीजिएगा, वो एक्स बाई जेड प्राप्त हो जाएगा। 16 नंबर में क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है और आसान क्वेश्चन है, पूछता भी है, क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य क्रमशः इतना 60 रुपया है। 20 ये क्या कहते हैं, 4 केजी प्याज, 3 केजी प्याज और 2 केजी चावल का मूल्य है 60 रुपया। ठीक, 2 केजी प्याज, 4 केजी गेहूं और 6 केजी चावल का मूल्य है 90 रुपया। 6 केजी प्याज, 2 केजी और 3 केजी चावल का मूल्य, यहाँ लिखना चाहिए 2 केजी क्या कहते हैं गेहूं और 3 केजी चावल का मूल्य है 70 रुपया। आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक्स वाई जेड हम मानेंगे, मान लेंगे 1 केजी प्याज का मूल्य जो है वो है एक्स रुपया और 1 केजी गेहूं का मूल्य है वो 1 वाई रुपया और 1 केजी चावल का मूल्य है कितना, 1 रुपया। तो अगर 1 जेड रुपया, अगर 1 केजी का एक्स रुपया है तो 5 केजी का हो जाएगा 5x रुपया, 7 केजी का हो जाएगा 7x रुपया। तो मान लेंगे 1 केजी प्याज का मूल्य है x रुपया, तो 4 केजी प्याज का मूल्य हो जाएगा 4x रुपया। इसी तरह से तो मानते हैं। देखिए फिर से, यह है 16 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। माना 1 केजी प्याज, 1 केजी गेहूं तथा 1 केजी चावल का मूल्य क्रमशः एक्स रुपया, वाई रुपया तथा जेड रुपया है। एक्स रुपया, वाई रुपया तथा जेड रुपया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है 4 केजी प्याज तो 4x हो जाएगा 4x, 3 केजी गेहूं तो 3y, 2 केजी चावल 2z और इसका जो मूल्य दिया हुआ है वो 60 रुपीज है, पहला इक्वेशन। फिर है 2 केजी प्याज तो 2x, 4 केजी गेहूं 4y, 6 केजी चावल 6z इक्वल टू 90 रुपीज। फिर है 6 केजी प्याज एंड 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूं तो 2y और 3 केजी है चावल 3z इक्वल टू हो गया 70 रुपया इसका है। ये आपका इक्वेशन प्राप्त हो गया है। तो कल आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। फिर क्वेश्चन में एक इक्वेशन मालूम हो गया है, जैसे प्रीवियस को आप सॉल्व करते थे उसी तरह से। तो यहाँ लेट कीजिए आप, लेट ए इक्वल टू कोफिशिएंट होगा एक्स वाई जेड का, तो वो होगा 4 3 2 2 4 6, इसका होगा 6 2 3। फिर x जो वेरिएबल है उसको लिखना है, तो वेरिएबल एक्स वाई जेड में है एक्स वाई जेड, और ये b जो होता है b वो RHS इक्वेशन का RHS टर्म होता है 6 90 70, 60 90 और 70। अब है क्या, इसका डिटर्मिनेंट लीजिए। डिटर्मिनेंट है किसी से R1 R2 R3 से या C1 C2 C3 किसी से भी एक्सपेंड कीजिए। 4 इंटू ये और ये समाप्त, 4 रुपया 12 माइनस 6 दूनी 12, माइनस 3 इंटू ये और ये समाप्त, 3 दूनी 6 माइनस 36 और प्लस 2 इंटू इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त, 2 दूनी 4 माइनस 24, 4 माइनस 24, ये तो 0 हो जाएगा। 6 माइनस 36 माइनस 30 और माइनस 30 को माइनस 3 से गुना करेंगे तो प्लस 90 होगा 90, और यहाँ हो जाएगा माइनस 24 प्लस 4 माइनस 20 और माइनस 20 को 2 से करेंगे तो माइनस 40, 90 में से 40 चला जाएगा 50 हो जाएगा
तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 50 जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब फिर ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट के लिए एक नया मैट्रिक्स चाहिए। देखिए फिर माना C इज इक्वल टू अवयव A के अवयवों के सहखंडों का अवयव, सहखंडों का अवयव, इसलिए C इज इक्वल टू, अब कोफैक्टर मालूम करना है प्रत्येक एलिमेंट का, एक एलिमेंट का। जैसे इसका मालूम करना है प्लस में आएगा, इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त, 4 तिया 12 माइनस 6 दूनी 12, तो प्लस 12 माइनस 12, ये माइनस में आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये और ये समाप्त होगा, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 36, 6 माइनस 36, फिर ये प्लस में आएगा, इसका मालूम करना है इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त, 4 माइनस 24, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस में आएगा, ये और ये समाप्त होगा, तो ये 9 माइनस 4 प्लस, फिर इसके सामने का रो और ये कॉलम समाप्त, 12 माइनस 12, ये माइनस में आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, तो ये और ये समाप्त, 8 माइनस 18, फिर ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम प्लस, ये और ये समाप्त हो जाएगा, तो 18 माइनस 8 हो जाएगा, ये फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो माइनस में आएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये 24 माइनस 4, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम प्लस में आएगा, तो ये और ये समाप्त हो जाएगा, तो ये 16 माइनस 6, 16 माइनस 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 16 माइनस 6, इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 0 प्लस 30 माइनस 20, फिर ये माइनस 5, 0 प्लस 10 प्लस 10, और फिर ये माइनस 20 हो जाएगा, और ये होगा प्लस 10। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ सी, तो सी का ट्रांसपोज ये बदल जाएगा, इसमें रो बदलेगा कॉलम में, 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 और फिर 10, ये हो गया एडजॉइंट का वैल्यू। अब क्या करना है, इन्वर्स निकालना है, तो एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे इन्वर्स निकलता है। अब ए इन्वर्स, देयरफॉर ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 50 है और एडजॉइंट ए ये रहा 0 माइनस 5 10 फिर 30 0 माइनस 20 माइनस 20 10 और फिर 10, ये निकल गया ए इनवर्स। फॉर्मूला होता है नाउ A inverse is equal x into x is equal to A inverse into B। A inverse ये है 1/50 और 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस 20 10 और 10, और B है B दिया हुआ है, बनाए हैं 60 90 70 है B जो RHS होता है इक्वेशन का, वो है 60 90 और ये 70। अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/50, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 0 माइनस ये 0 इंटू 60 तो 0 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे 9 × 45 450 हो जाएगा प्लस 700, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1800 हो जाएगा प्लस 0 माइनस 40 तो 1400, फिर ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस 1200
प्लस 900 प्लस 700। इसको सॉल्व करते हैं। 700 में से 450 चला जाएगा, 250। फिर इसमें 400 होगा, यहाँ 9 7 16, 12 4 16, 9 7 16, 1600 में से 400 घट जाए, 1200 घट जाएगा। तो अब 50 से डिवाइड कर देना है। 50 से डिवाइड कीजिएगा, ये 5 और ये 5 8 40। मतलब ये x निकल गया, therefore x y z इज इक्वल टू 5 8 8। इसका मतलब x निकल गया क्लियरली, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8 एंड z इज इक्वल टू 8। इसका मतलब 1 केजी प्याज का मूल्य 5 रुपया, 1 केजी गेहूं का मूल्य 8 रुपया और 1 केजी चावल का मूल्य 8 रुपया। तो आपका फाइनल आंसर ये हो गया। अतः 1 केजी प्याज का मूल्य 5 रुपया, 1 केजी गेहूं का मूल्य 8 रुपया तथा 1 केजी चावल का मूल्य 8 रुपया है। तो आज ये आपका एक्सरसाइज 4.6 समाप्त हो गया। इसका मतलब डिटर्मिनेंट समाप्त हो गया। अब इसका मिसलेनियस है, विविध है, तो आप बनाइएगा घर बैठे। जो आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। ये सवाल नहीं बना है तो हम अगले वीडियो में सवाल बना के दे देंगे। मेरा विचार है जो हम सवाल सॉल्व करेंगे, मतलब शुरू करेंगे, अब जो नया चैप्टर शुरू करें तो वो कैलकुलस शुरू कर दें, क्योंकि कैलकुलस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 44 नंबर का पूछता है। तो अगर बनेगा आप लोगों से तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कमेंट में लिखिएगा, तब जाके हम कल सॉल्व करेंगे विविध को। नहीं तो कल हम कैलकुलस शुरू कर देंगे। तो वो आप लोगों का कमेंट देखेंगे, उसके बाद उसके हिसाब से हम चैप्टर शुरू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। 5 मिनट।